हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर संघवाद के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताएं। तो जो भारत है और बेल्जियम, वहाँ की जो संघीय व्यवस्था है उसमें जो एक जैसी है, मिलती जुलती विशेषता और अलग विशेषता बताएं। ठीक है, यह प्रश्न 2013 एनुअल 2019 एनुअल जैक बोर्ड में आ चुका था। तो इसका उत्तर होगा, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और एक अलग विशेषता निम्न है, जिसमें पहला है मिलती जुलती विशेषता। भारत और बेल्जियम दोनों की संघीय शासन व्यवस्था में गठन का तरीका एक है। तो भारत और बेल्जियम दोनों ही जगह जो संघीय शासन व्यवस्था के गठन करने का तरीका है वह एक है। यहाँ सबको साथ लेकर चलने वाला संघात्मक सरकार है और दोनों ही देशों में सबको साथ लेकर चलने वाला संघात्मक सरकार है, जहाँ राज्य की तुलना में केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली है और दोनों ही देशों में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली है। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा, अलग विशेषता। भारत में बेल्जियम की तरह कोई तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार नहीं है जो अपने समुदाय की संस्कृति, शिक्षा और भाषा के हितों की रक्षा करती हो। तो क्या है कि भारत में बेल्जियम की तरह कोई तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार नहीं है जो अपने समुदाय की संस्कृति, शिक्षा और भाषा के हितों की रक्षा करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो जो शासन का संघीय और एकात्मक स्वरूप है उनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, और यह प्रश्न जो है यह 2011 एनुअल 2017 एनुअल जैक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में निम्न अंतर है। संघात्मक सरकार लेफ्ट साइड, एकात्मक सरकार राइट साइड। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग संघात्मक सरकार का पहला पॉइंट क्या है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है। तो जो संघात्मक सरकार होती है वहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच उनकी शक्ति का विभाजन होता है। इसका उदाहरण है भारत। ठीक है, हम लोग दूसरा देखते हैं, एकात्मक सरकार में पहला पॉइंट है, संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है। तो एकात्मक सरकार में क्या है, संपूर्ण सत्ता यानी पूरी शक्ति सिर्फ केंद्रीय सरकार के पास होती है। वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है और वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और श्रीलंका। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं संघात्मक सरकार का, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती है। तो जो संघात्मक सरकार है वहाँ पर केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती है। हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, एकात्मक सरकार में केंद्रीय सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकती है और जो एकात्मक सरकार है वह राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकती है। संघात्मक सरकार में हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, संविधान प्राय कठोर होता है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो जो संघात्मक सरकार होती है वहाँ का संविधान बहुत कठोर होता है, उसे केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, एकात्मक सरकार में संविधान लचीला होता है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकता है और जो एकात्मक सरकार होती है वहाँ का जो संविधान होता है वो बहुत लचीला होता है, बहुत कमज़ोर होता है, उसे केंद्र सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन यानी बदल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर, संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर कितने तरीकों से गठित होती है, उदाहरण देकर समझाएं। यह प्रश्न 2015 एनुअल जैक बोर्ड में आ चुका है। तो जो संघीय शासन व्यवस्था होती है वो कितने तरीकों से गठित होती है, तो इसका उत्तर होगा,
संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। तो जो संघीय शासन व्यवस्था होती है वह दो तरीकों से गठित होती है, जिसमें पहला है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करके। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र जो स्वतंत्र है उनको साथ में मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाई जाती है। ठीक है, बड़ा क्षेत्र बनाया जाता है। दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं और दोनों जो राष्ट्र हैं वे अपनी अपनी जो संप्रभुता होती है, अपनी जो मान्यताएं होती हैं, अपने जो अधिकार होते हैं उन्हें साथ रखते हैं। अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और जो उनकी दो देशों की अलग अलग पहचान है उससे भी वे बनाए रखते हैं। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि। ठीक है, तो इन देशों में इस तरह का गठन किया गया है। दूसरा देखते हैं हम लोग, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। और कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं और उनके अंदर बहुत सारी विविधता है, मतलब भाषा की, बोलचाल की, रहन सहन की। तो इसको देखते हुए क्या किया जाता है कि राज्यों का गठन किया जाता है। और फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है और फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यानी केंद्र सरकार के लिए कुछ जिम्मेदारी होती हैं और राज्य सरकार के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और वे दोनों मिलकर शासन व्यवस्था को चलाते हैं। इसमें राज्यों से ज़्यादा ताकतवर केंद्र सरकार होती है और इस व्यवस्था में राज्यों से ज़्यादा केंद्र सरकार ताकतवर होती है। इस व्यवस्था में राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं और इस व्यवस्था में क्या होता है कि सभी राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, परंतु विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। परंतु जब कोई विशेष स्थिति बनती है तो उस प्रांत को कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं भारत, बेल्जियम और स्पेन। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थाओं की चर्चा कीजिए। यह प्रश्न 2009 एनुअल, 2009 सप्लीमेंट्री, 2012 सप्लीमेंट्री, 2014 एनुअल, 2016 एनुअल, 2018 एनुअल जेक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता निम्न है, जिसमें पहला है भारतीय संघ के किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो जो भारतीय संघ है उसमें जितने भी राज्य हैं उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा देखते हैं, भारतीय संघ में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, न कि दोहरी नागरिकता की। और जो भारतीय संघ है इसमें सभी व्यक्ति के लिए एक नागरिकता की व्यवस्था है। आप दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो आपसे इस देश की नागरिकता छीन ली जाएगी। तीसरा है, संसद द्वारा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य की सम्मति आवश्यक नहीं है। और जो संसद होती है वहाँ पर अगर किसी भी राज्य की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किया जाए तो उसके लिए राज्य की सम्मति की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है, संविधान के प्रावधानों में बदलाव केंद्र और राज्य सरकार के सहमति से ही हो सकती है और जो संविधान के प्रावधान है उनको अगर बदलना है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति बहुत आवश्यक है। पांचवा है, भारतीय संघ में न्यायालय की एक ही प्रणाली है, देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। और जो भारतीय संघ है वहाँ पर न्यायालय की जो व्यवस्था है वो सभी राज्यों पर एक ही जैसी है और देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। तो इसका उत्तर होगा 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन की दो महत्वपूर्ण अंतर निम्न है, जिसमें पहला है 1992 के संशोधन से पहले निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारी के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए सीट आरक्षित नहीं थी। तो क्या हुआ कि 1992 के संशोधन से पहले जो स्थानीय स्वशासन निकायों की चुनाव होते थे वहाँ पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए कोई भी सीट आरक्षित
नहीं थी, परंतु 1992 के संशोधन के बाद इन जातियों के लिए सीट आरक्षित कर दिया गया। अगला देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट। पहले महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं थी, अब उन्हें 1/3 की संख्या में सीट आरक्षित कर दिया गया। और क्या हुआ कि 1992 के पहले महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं थी और 1992 के संशोधन के बाद अब महिलाओं के लिए 1/3 की संख्या में सीट आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का दूसरा चैप्टर संघवाद के प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।